किस तरह पाकिस्तान को अफसरशाही के चुंगल से निकाला जाए, छुड़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी रिटायर्ड होते ही इन इदारों के कंसल्टेंट लग जाते हैं। तो जब आपको 2 से 3 लाख डॉलर सालाना वहां से पैसा मिलना होता है, ओहदे में होते हैं, तो आप उनको प्लीज करेंगे या आप अपनी हुकूमत का इंटरेस्ट वॉच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में करप्शन की। कम हुई है, ज़्यादा हुई है, और क्या इसका ख़ात्मा मुमकिन है एक आइडियल अंदाज में। तो कबल इसके कि हम अपने मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यू करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जनाब, कई रोज़ से पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को एक हथियार मिला है, और वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नज़र में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफ़ा हुआ है, या लोग समझते हैं कि यहाँ पे करप्शन बढ़ी है गुज़िश्ता 3-4 बरसों के दौरान। और इसकी बुनियाद ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना एक तरीक़ाकार है। सवाल उसमें ये अलबत्ता एड्रेस नहीं किया गया कि इसको करप्शन को क्वांटिफाई कैसे करते हैं, इसको जांचने का मायार क्या है। ये तमाम तर सर्वे आम लोगों की और कुछ रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे हमें बताई गई हैं चीज़ें। तो हमारा एक बुनियादी सवाल है कि ऐसी तशवीश की बात क्या है, वो क्या यहाँ पे तब्दीली आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन में इजाफ़ा हुआ है। आखिर उसकी बुनियाद क्या है। इसके लिए हमने ज़हमत दी हारून शरीफ साहब को। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिका चेयरमैन हैं और वर्ल्ड बैंक में काम करते रहे, इक़्तिसादी उमूर के माहिर हैं, और उन्होंने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की एक ख़ास रिपोर्ट भी तसनीफ़ की है। लेकिन हमारे इस वक्त सवाल उनसे, हारून शरीफ साहब से ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन में इजाफ़े की बात किस बुनियाद पे की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक NGO है ग्लोबल, जो मुख्तलिफ ममालिक में जो इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट्स करते हैं उससे डेटा उठाकर अपनी परसेप्शन बनाता है। अब उसका डेटा पढ़ने के बाद ये सब डिपेंड करता है कि जो 7-8 लोग बैठ के उसको एनालाइज कर रहे हैं वो उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, और उसकी वो रैंकिंग की जाती है। तो ये तो इसका तकनीकी एक पहलू है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, ये जितने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, देखिए इन रिपोर्ट्स का मकसद ये होना चाहिए कि उन ममालिक के अंदर सूरत हाल को बेहतर करने की तजावीज़ दें, ना कि हम सेंसेशनल फैलाने की बजाय फैलाना शुरू कर दें एक नंबर लॉन्च करके। जैसे FATF है ट्रेडिशनली, वो आपको बताता है कि आपके अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, फिर एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है कि ममालिक उसको ठीक कैसे कर लें। मेरा इख्तलाफ इन रिपोर्टों पर यह है कि आप एक सेंसेशन फैला देते हैं जबकि कोई आप हल नहीं बताते, ना आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप कोई हल बता सकें। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अब वो 8 रिपोर्ट्स क्या हैं? देखिए, ये जो हमारे इदारे हैं ग्लोबल, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, ये लोग रिपोर्ट्स लिखते रहते हैं मुल्कों को एनालाइज करने के लिए कि उनका प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में क्या सूरत हाल है, बेहतरी हो रही है कि खामियां हैं, ओवरऑल गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर हो रहा है या कम हो रहा है, या बेहतर हो रहा है, जी बेहतर हो रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह वो रिपोर्ट करते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट है, कि आप टैक्सेस को कैसे डील कर रहे हैं। तो इस तरह की तकरीबन 8 रिपोर्ट्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उठा के कंपाइल करता है और उस पर एक परसेप्शन पे अपना इंडेक्स बनाता है कि जी इन रिपोर्ट में लग रहा है कि ये चीज़ ख़राब हो रही है, इसलिए हमने रैंकिंग घटा दी है। ये अगर यूक्रेन की रिपोर्ट बेहतर है तो उसकी रैंकिंग ऊपर चली गई है। तो ये कोई रियलिटी ऑफ द डे टू डे लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स इंटरनेशनल इदारे करते हैं उसकी बेस पर ये की जाती है। तो दोस्तों, इस मौके पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रिपोर्टें कौन तैयार करता है, कौन है इनका मुसन्निफ। ये कोई निजी ज़राए से आती हैं या सरकारी रिपोर्टें होती हैं जिनकी फिर स्क्रूटनी होती है, जिनका जायज़ा लिया जाता है करप्शन के हवाले से।
دیکھیے انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو لون دیتے ہیں, وہ ملک کو معاشی صورتحال کو تو اینالائز کرتے ہیں, لیکن جب وہ گورننس کو, پروکیورمنٹ کو, پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کو اینالائز کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جب حکومت کے بجٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں. ایک تو پاکستان بے تحاشا پیسہ جو سوورن گارنٹی پہ بجٹ میں ڈلواتا ہے, اس کی وجہ سے یہ رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں. اگر یہ پیسہ ایک ڈیم بنانے میں آ رہا ہو تو پھر آپ کو پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی یا پروکیورمنٹ کی رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے پیسہ لینڈ کرنے کے لیے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اور سسٹم کی. اچھا, یہ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے اکنامک افیئر ڈویژنز کی کنسنٹ سے اگری کی جاتی ہے کہ ہم پاکستان پہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ اگری کیا جاتا ہے کیونکہ ای اے ڈی ڈیل کرتا ہے, اب تو منسٹری آف اکنامک افیئرز ہے جو ان سارے اداروں سے ڈیل کرتا ہے. ہمارا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جو ان کے بورڈ پر بیٹھتے ہیں, وہ اس کو سائن آف کرتے ہیں. تو یہ رپورٹیں ٹیکنیکلی جوائنٹلی کی جاتی ہیں, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ورلڈ بینک کے اور ان اداروں کے لو لیول کنسلٹنٹس کرتے ہیں, اور ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو پڑھے بغیر سائن کر دیتے ہیں, اور اس نقطے پر یہی رپورٹیں پھر ہماری ایمبیرسمنٹ کا باعث بنتی. دوستو, ایک اور افسوسناک پہلو ہمارے پورے گورننس سٹرکچر میں یہ ہے کہ ہمارے کئی بیوروکریٹ جب کانفرنسوں وغیرہ میں جاتے ہیں, معاہدے کرنے ہوتے ہیں, کئی لکھے پڑھے بغیر یا ان معاہدوں کو دیکھے بغیر ان پہ دستخط بھی کر دیتے ہیں, اور مشکل پھر پاکستان کو پیش آتی ہے. یہ وہی حکام ہوتے ہیں جو معاہدوں پہ بھی دستخط کرتے ہیں, کانٹریکٹس پہ دستخط کرتے ہیں, ان کی نظر سے ہو کے جاتے ہیں جب وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ایز سیکریٹری. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی کے دستخطوں سے جاری ہونے والی رپورٹیں پاکستان کے لیے شرمندگی اور بدنامی کا باعث بنتی ہیں. حالانکہ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد انہی اداروں میں چلے جاتے ہیں جو ادارے پاکستان کو ایمبیرس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز پاکستانی تھے, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے جناب وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اور انہی کے دستخطوں سے بہت سارے معاہدے ہوئے. تو اس حوالے سے ہارون شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک دن آپ کا جو جاب ہے ایز فائنینس سیکریٹری یا منسٹری آف اکنامک افیئرز کے سیکریٹری, آپ کا جاب ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل اداروں سے لونز کو نیگوسیٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے ملک کا جو ہے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. جو ہی آپ ریٹائر ہوتے ہیں اسی ادارے میں آپ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی یا ایڈوائزر کی جاب آفر کی جاتی ہے. اگر وہ نہیں آفر کی جاتی تو آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی آف دا سیکریٹری ریٹائرڈ ہوتے ہی ان اداروں کے کنسلٹنٹ لگ جاتے ہیں. تو جب آپ کو 2 سے 3 لاکھ ڈالر سالانہ وہاں سے پیسہ ملنا ہوتا ہے, تو جب آپ عہدے میں ہوتے ہیں تو آپ ان کو پلیز کریں گے یا آپ اپنی حکومت کا انٹرسٹ واچ کریں گے. تو یہ ایک سٹرکچرل فلا ہے جس کو میں نے بہت فورسفلی حکومت کے اندر ریز بھی کیا ہے, لیکن باقی ممالک جو پروگریسو ہیں وہ ہرگز اس پریکٹس کو فالو نہیں کرتے. یا تو وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کی وہاں پر سے ہو اور ان کا مفاد دیکھا جائے, یا وہ ینگ آفیسرز کو ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں جنہوں نے واپس آ کے حکومت میں کام کرنا ہو اور وہ حکومت کا مفاد دیکھیں. اب جو ہمارے سیکریٹریز جاتے ہیں ریٹائر ہو کے ورلڈ بینک میں بھی جاتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں جا رہے, یہ 20 برس سے جا رہے ہیں. مجھے توقع تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس پریکٹس کو چینج کرے گی. میں نے اعلیٰ ترین سطح پر لوگوں سے اس کی بات بھی کی, لیکن ابھی تک وہ بدل نہیں پائی ہے. تو ہمارا بیسیکلی وہاں پر کوئی بھی ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. یہ لوگ ان سے پیڈ ہو کر ان رپورٹس پہ سائن کرتے ہیں. ہارون شریف صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں اور جس انداز میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جن رپورٹوں کو بنیاد بنایا ہے, اب اس سے 2 ہی باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں نالائکی بہت ہے, افسر شاہی میں خود غرضی بہت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی خرابیوں اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کرنے والے انہی افسران کو وہی غیر ملکی ادارے جو پاکستان کو قرض بھی دیتے ہیں, ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, اپنے ہاں لاکھوں ڈالر
सालाना पे मुलाजिम भी रख लेते हैं। तो यानी चाहे वो आलमी बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे IMF हो, वो भी पाकिस्तान में ख़राबियों को, ख़ामियों को, ख़ुदगर्ज़ी और नालायकी को प्रोमोट करने में बराबर के हिस्सेदार तो हैं। जी हारून शरीफ साहब। देखिए, ये जो मल्टीनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, इसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो आप देखें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, जिनका सरबराह ही कंपेटिटिव बेसिस पर नहीं सिलेक्ट होता, आप बल्कि नॉमिनेट कर देते हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म तो वहीं पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इनका एक सियासी एजेंडा है जिसके तहत बड़ा शेयर होल्डर अपना एक आदमी वहाँ पर प्लांट करता है। अब सवाल ये है कि हम इंटेलिजेंटली उनसे कैसे डील कर सकते हैं, और वो वहाँ पर हम मार इसलिए खा रहे हैं कि इन इदारों के पास बेतहाशा रिसोर्सेज है, और वो बेसिकली उन रिसोर्सेज को टेक्निकल असिस्टेंस के नाम पे इस्तेमाल करके हमारे ही ब्यूरोक्रेट्स को, आप हैरान होंगे कि इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स छुट्टी लेके इनके पास पैसे बनाने के लिए कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो उनकी लॉयल्टीज तो बड़ी क्लियरली इन इदारों के साथ हो जाती हैं। तो ये दोनों जो हैं, आई वुड से पार्टनर इन क्राइम है, और वो एट द एंड ऑफ द डे मुल्क का इमेज लूज हो रहा है। आप देखिए, मुझे इतनी सख्त परेशानी है कि ओवर द इयर्स हमारी जो लेंडिंग का प्रोफाइल है, वो प्रोजेक्ट से निकल के तकरीबन सारा बजट सपोर्ट में आ गया है। बजट सपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम IMF से लोन लेते हैं तो ये सारी लेंडिंग उसके साथ लिंक हो जाती है। वो जो IMF कहता है कि 6 अरब डॉलर मेरे हैं, असल में 38 बिलियन डॉलर और भी हैं। अगर यही पैसा सड़कें बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए लिया जाए, प्रोजेक्ट्स के लिए, तो IMF का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत के बजट में नहीं आ रहा। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी निगोशिएशन क्या करें कि हमारी वल्नरेबिलिटी कम हो सके। तो बिल्कुल सही कहा हारून शरीफ साहब ने कि चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और इस किस्म के और बहुत सारे इदारे हैं, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम, यानी वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जहाँ तक पाकिस्तान में हमारी इक़्तिसादी नाकामियों का या ख़ामियों का ताल्लुक़ है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि फिर इमरान ख़ान भी नाकाम हो गए हैं, और इसकी बुनियादी वजह भी वो अफसर और मुशीर हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा के एक ऐसा मंसूबा तैयार किया, तो उसके तकनीकी और कानूनी उमूर को नज़रअंदाज करते हुए जिसकी बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट ने इस मंसूबे को गैर आइनी करार दे दिया, यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको तकरीबन कैंसिल कर दिया है। और उसकी बुनियादी वजह वो सुकम थे, कानूनी और टेक्निकल सुकम, जिसकी तरफ इन खुशामदियों ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म के सामने मंसूबा ला के रख दिया, वज़ीर आला के सामने, और नतीजा उसका ये हुआ कि उसे गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिया गया है। जी 100%, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट का काम है कि वो पॉलिटिशियन का गलती ये है कि वो प्रेशराइज करते हैं कि वक्त से पहले या तेज़ी से काम किया जाए। जब आप तेज़ी की बात करते हैं तो हम कंप्लायंस को और टेक्निकल चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं, जो बाद में बैकफायर करती हैं। तो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत ये है कि ये जब हम इतने मेगा प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, चलाना, डिज़ाइन करना एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काम है। वो हमारे ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट के बस का रोग नहीं है। तो जब हम ये काम करते हैं तो फिर ग्लोबल इदारे भी आपको देख रहे होते हैं, यही रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर मिसमैनेजमेंट रिपोर्ट कर रही होती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इतनी मेहनत करने के बाद अदालत ने तो आर्गूमेंट सुनना है कि जी आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया। उन्होंने कानून की नज़र से देखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नज़र से नहीं देखना है। हाँ, जजेस को बसद एहतराम उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो समझ पाए इन प्रोजेक्ट्स को। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये एक सिंपल जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं उनका काम नहीं है। हम यहाँ मार खा रहे हैं, जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने इसका हल ढूंढा। उसका हल ये है, जैसे दुबई में उन्होंने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ डिज़ाइन होते हैं और बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंडिपेंडेंस है कि लॉ ऑफ द लैंड उस पर अप्लाई नहीं करता, आप प्रोटेक्ट कर देते हैं। कतर ने भी इसी तरह किया है, अभी कजाकिस्तान ने भी इसी तरह किया, क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा लीगल सिस्टम्स हैं वो अभी बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं। अगर हम भी लेजिस्लेशन कर लें और एक्सपर्ट्स को दे दें, जैसे कतर फाइनेंशियल सेंटर में यूके का लॉ चलता है आर्बिट्रेशन का,
دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کی اپنی کورٹ ہے، تو وہ ایک حل ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کرنٹ سسٹم میں ڈالیں. اس طرح تو ہم کبھی بھی آگے نہیں چل پائیں گے. جی دوستو، آپ نے ہارون شریف صاحب کی باتیں سنی. اب ان میں خواہشات بھی بہت ساری ہیں، اور یہ سن کے جی چاہتا ہے وہ شعر پڑھنے کو کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں کم نکلے. لیکن پاکستان کے عوام کا ایک ہی ارمان ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ کس طرح پاکستان کو اس افسر شاہی کے چنگل سے نکالا جائے، چھڑایا جائے جو 19ویں صدی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک پہ حکمرانی کر رہی ہے.